सुनते हैं। सम्मानित श्री अशोक भगत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सुशील सिंह जी, श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, बसंत महिला महाविद्यालय के प्रबंधक शैसेन दुबे जी, प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की कन्वीनर प्रोफेसर अंजना सिंह जी, आज के इस संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्य महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी श्री सतवा बाबा, संतोषाचार्य जी महाराज, महाविद्यालय के सभी सम्मानित यहाँ के आचार्यगण और महाविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विभिन्न टेक्निकल जो सेशंस होंगे उसमें अधिकारी वक्ता के रूप में उपस्थित सभी अन्य यहाँ के प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाविद्यालय परिवार को बिरसा मुंडा की इस विरासत को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और महाविद्यालय परिवार ने मुख्य वक्ता के रूप में भी जिनका चयन किया है वह उन लोगों के बीच में ही जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड व्यतीत किया है, यानी जैसा नाम है वैसे ही काम भी है, तो स्वाभाविक रूप से वे उसके आधिकारिक वक्ता भी हैं और एक आधिकारिक वक्ता का वक्तव्य यहां पर कीनोट एड्रेस के रूप में आप सबको सुनने को मिला है। मैं इस अवसर पर अशोक भगत जी की उन सेवाओं के लिए उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबाद बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है।
महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही बिकेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके। कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे। और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय
कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था, और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान किया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़कर के सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। याद करिए, औरंगजेब के समय कोई कल्पना करेगा कि कोई हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दे, लेकिन उन्होंने वह भी करने का काम किया था। यानी ये चीजें हमें हमेशा इस बात को हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जो समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत की विरासत की, भारत की धरोहर के संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है, उसे कैसे हमने अपने आप से अलग करके भारत की परंपरा से काटने छांटने का प्रयास हुआ है। आप आज भी देख सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी परिवार में कोई 4 भाई हैं, 4 में से 2 भाई अच्छी जगह में पहुंच गए हैं, वे शहरी जीवन यापन कर रहे हैं, 2 भाई गांव में रह गए हैं, गांव में कनेक्टिविटी न हो, गांव में किसी प्रकार का कोई साधन न हो और विपन्नता में उनको रहने का अवसर मिल रहा हो, अगर 30 वर्ष 40 वर्ष के बाद वे आपस में कहीं मिलेंगे तो एक तो कोई बोलेगा नहीं कि चारों एक भाई है। उनकी शकल सूरत में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में, उनकी बोली भाषा में अंतर साफ दिखाई देगा। मैंने 25-30 वर्ष की बात की है, और जहां सैकड़ों और हजारों वर्षों की एक गैप हो गया हो, वहां पे क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति होगी। आज भी जनजातीय समुदाय जिन स्थितियों में रह रहा है और वहां पर साधन नहीं, वहां पर अन्य सुविधाएं नहीं, अपनी स्वयं की मेहनत से उन्होंने भारत की विरासत को किस रूप में संरक्षित किया। वेदों की पूजा हम करते हैं, लेकिन वेदों के व्यवहारिक स्वरूप को उन्होंने अंगीकार किया। आप याद करिए, हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथिव्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है, और बड़ी प्रखरता के साथ किया है, बड़े प्रभावी तरीके से उन्हें सम्मानित किया है। यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया।
और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर ये प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है, भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय है, जिसने भारत की सनातन परंपरा को सदैव एक नई मजबूती प्रदान की है। याद करना, वेदों की ऋचाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, किसी जंगल के नीचे, जैसे यहां पर आपने बाहर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसी प्रकार के एक सुरम्य वातावरण में ये सभी लिखी गई हैं। और हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहां एक पक्ष अरण्य कांड का भी रखता है। याद रखना, अरण्य जीवन भारत की परंपरा का, वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है। ये उस परंपरा का हिस्सा रहा, उसके इतर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने जानबूझ करके एक शरारत के तहत कुछ पश्चिम से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों ने हमारी परंपरा को कुंठित करने का काम किया, हमारी कलम को कुंद करने का काम किया। और परिणाम क्या है? हम लोगों ने अपने ही समुदाय को अपने आप से अलग किया। भारत की विरासत का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए इस संपूर्ण पक्ष को लेकर के जब भी भारत के अंदर आजादी के किसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की बात रही है, तो जनजातीय समुदाय उस मामले में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत के उस आंदोलन को, भारत की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कभी वो पीछे नहीं हटा, आगे रह करके किसी भी सुधारवादी कदम को लेकर के वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज भी ये कमी हमारी हो सकती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये कमी भारत की उन सरकारों की रही होगी जो लोग उन तक पहुंच करके उन लोगों तक शासन की सुविधाओं को पहुंच करके संवाद को नहीं बना पाए। उनके अंदर राष्ट्रीयता किस भाव के साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लगभग 739 द्वीप हैं जो भारत से काफी दूरी, भारत की शेष भूमि से काफी दूरी पर है। उसका अंतिम जो पॉइंट पड़ता हो इंदिरा पॉइंट है। मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं। उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस द्वीप में केवल जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में भी हम लोग गए थे, तो अन्य द्वीपों में जब हम लोग गए थे तो वहां पे कोई हिंदी तो बोलता नहीं था, लेकिन हाँ, जो आपका पोर्ट विलियर है उसको छोड़ करके शेष अन्य में लोग बहुत कम बोलते थे। कोई बंगाली बोलता था, कोई तमिल बोलता था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो जनजातीय बाहुल्य द्वीप थे उनकी संख्या बहुत कम थी। 45 की संख्या उनकी मात्र थी उस समय जनजातीय समुदाय की, और उनकी एवरेज आयु वहां पे उस समय 45 वर्ष थी। 45 वर्ष से ज्यादा कोई वहां जीत नहीं रहा था। तो हम लोग उनके बीच में गए तो मैं देख के बहुचक था। भारत की शेष भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर दूर और एक छोटा सा समुदाय उनका, यानी 43-44 लोगों का एक समुदाय, और विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे। विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे। ये अनुमान कर सकते हैं
कि यह वे लोग हैं जो साधन से दूर, किसी भी व्यवस्था से दूर रह करके और वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। थारू जनजाति वहां पर रहती है। थारू जनजाति के लिए उनके बीच में पिछले 30 वर्ष से हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहां पर कार्य करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो 2008 की घटना है। भारत और नेपाल की सीमा में ये सभी थारू बाहुल्य गांव पड़ते हैं, थोड़ा महाराजगंज में, थोड़ा सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर और श्रावस्ती में इनके 36 गांव पड़ते हैं, फिर लखीमपुर खीरी और थोड़ा बहुत पीलीभीत में। नेपाल के अंदर एक भीषण संघर्ष होता है। उस समय खूनी संघर्ष चल रहा था। तो मैंने उस समय हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया। मैंने कहा भाई ये खूनी संघर्ष हो रहा है, ये किसका है, कौन लोग इसके पीछे? मुझे बताया गया कि साहब ये खूनी संघर्ष माओवादी और मधेसी के बीच में। मैंने कहा माओवादी तो नेपाली जो वहां पे नक्सली हैं और नेपाली वे सब हैं, मधेसी को पता लगा कि जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हुए हैं वे मधेसी कहलाते हैं। तो मैंने कहा भारतीय मूल से जुड़े हुए जो लोग नेपाल की तराई में हैं वे मधेसी हैं, और माओवादियों की तरफ से कौन लड़ रहा फिर? तो पता लगा कि थारू। तो मैंने कहा थारू माओवादियों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि बलरामपुर में हम एक छात्रावास चला रहे थे और एक विद्यालय उन बच्चों के लिए चला रहे थे। तो क्या थारू समुदाय के यहां के लोग तो वहां से माओवादियों की ओर से तो नहीं लड़ रहे हैं? तो मैंने तत्काल वहां पे जो लोग व्यवस्था में लगे थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा ये सब क्या मामला है, थोड़ा मालूम करो, क्योंकि उसी से कुछ दूर, कुछ ही 12-15 किलोमीटर की दूरी पे ये सब खूनी संघर्ष चल रहा था। काफी लोग मरे थे उसमें। तो वे गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा यहां नहीं, भारत के अंदर नहीं, ये नेपाल के अंदर हो रहा है। मैंने कहा नहीं, तो मैं भी जानता हूं नेपाल के अंदर है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं? और ये थारू है तो थारू माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं, तो कहां के थारू हैं? तो उन्होंने कहा नेपाल के लोग हैं। तो मैंने कहा ये जो भारत के थारू हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, उस समय जो सरकार थी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा देखिए भारत से दोनों सरकारें इसका संज्ञान नहीं लेंगी, लेकिन हम लोगों को स्वयं सतर्क रहना होगा, कुछ हम तो करें। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं? तो इमलिया कोडर एक जगह है जहां नानाजी देशमुख ने, वहां पे एक छात्रावास उन्होंने बनाया था। नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर है, भारत के अंदर। तो मैंने कहा वहां एक सम्मेलन रखो इन सभी थारू समुदाय के लोगों का, मैं आता हूं। वहां पे सम्मेलन हुआ इमलिया कोडर में। जब मैं गया तो थारू समुदाय के लोग पहले मुझे लेके गए। उन्होंने कहा साहब आप हमारे जो देवता हैं उनका पहले सम्मान करेंगे। तो मैंने कहा चलो, मैं तो इसीलिए आया हूं। तो उन्होंने किसको राह रखा था? अश्वारोही महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो मैंने कहा भी ये मूर्ति तो महाराणा प्रताप के दिखती है। उन्होंने कहा हाँ यही तो है हमारे हीरो। मैंने कहा महाराणा प्रताप राजस्थान में पैदा हुए, मेवाड़ राजस्थान में, आप लोग भारत नेपाल की तराई में हैं। कहा देखो साहब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पलायन किए होंगे और हम उसी की विरासत हैं, इसलिए महाराणा प्रताप को अपना हीरो मान करके हम लोगों ने उनकी मूर्ति लगाई हुई है। तो मेरे लिए एक आश्चर्य था। मैंने कहा भी महाराणा प्रताप की मूर्ति आपने लगाई है तो फिर नेपाल के अंदर माओवादियों की ओर से कौन लड़ रहा? उन्होंने कहा साहब वो सब भटके हुए लोग हैं, हम उनके साथ क्यों जाएंगे? हमारे लिए तो देखो नानाजी देशमुख की संस्था और मंदिर के द्वारा जो हॉस्टल और विद्यालय चल रहा है, जब ये हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है तो हम माओवादियों के साथ क्यों खड़े होंगे? देखो कृतज्ञता का भाव। हमने तो एक हॉस्टल खोला था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की, और एक विद्यालय खोल दिया। वे उतने से प्रफुल्लित थे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं।
सरकारें अगर उन तक पहुंचती तो और भी अच्छा परिणाम आ सकता था। और वही कार्य जहां तक आजादी के बाद की सरकारें नहीं पहुंच पाई, छोटा नागपुर जैसे क्षेत्र में, झारखंड के उन क्षेत्रों में जाकर के अशोक भगत जी कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जो काम सरकार को करना चाहिए था, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित करके उस क्षेत्र में वह काम इन्होंने किया है। कहने का मतलब हमारा संवाद जहां बाधित होगा वहां संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, और वही संघर्ष हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलता है। याद करना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए जो प्रेरणा दी, उसके पीछे का भाव यही है, एक संवाद हो, एक डायलॉग हो हमारे स्तर पर, हम भी जाएं उनके बीच, हम जनजातीय समुदाय के लोगों को बुलाएं अपने बीच, वे आकर के देखें इन कार्यक्रमों को और उनके मन में भी एक नई प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो। और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा जितनी सुविधाएं इनको मिल रही तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का एक दायित्व तो हमें उठाना चाहिए। यानी इनको हर प्रकार की सुविधाओं से पूरी तरह युक्त करने का काम होना चाहिए। जहां इनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, हम उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दें। आप आश्चर्य करेंगे, 1947 से लेकर 2017 तक दर्जनों ऐसे गांव थे जहां लोग तो रह रहे थे लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था, उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें कोई भी अन्य सुविधा नहीं मिलती थी, पेयजल के लिए तालाब का पानी पीते थे। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, पहले इनके राशन कार्ड बनाओ, इनको जमीन के पट्टे स्वीकृत कराओ, इनके लिए आवास की स्कीम लागू करो। पूरे गांव के गांव में, कोई उन गांवों में पहले पक्का मकान नहीं बना सकता, झोपड़ी में रहता था। वन विभाग के लोग और पुलिस के लोग वहां जाके शोषण करते थे, पैसे वसूली करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचा करके मकान सबके लिए अनिवार्य, जमीन के पट्टे सबके लिए अनिवार्य, पेंशन की सुविधा पात्रता के अनुसार सबके लिए अनिवार्य, ये सभी सुविधाओं से इन्हें युक्त करने का काम किया। आपके सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में गौड़ जाति हो, बुक्सा हो, चेरो हो, जितने भी ये जनजातियां हैं, इन सभी को हम लोगों ने इन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया। नेपाल की तराई में आपके मुसहर है, आपका थारू है, बुंदेलखंड में सहरिया है, बिजनौर में बुक्सा है, इन सबको हम लोगों ने उन योजनाओं से पूरी तरह सिचुएट करने का काम किया और उन कार्यक्रमों के साथ चल रहे हैं। साथ साथ मुझे एक बात और याद आई, जब इन योजनाओं के साथ हम जोड़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भगवान राम जब महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से और महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में जब वनवास के कालखंड में रहने के लिए चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट में उनका स्वागत सबसे पहले किया था वहां के कोल ने। तो मैंने कहा कम से कम भगवान राम के नाम पर हम लोग काम करते हैं तो भगवान राम की इस विरासत को, कोल जाति को भी हम पूरी तरह से सिचुएट करें। और अब मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोल जाति को प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन सब को भी हम लोगों ने वहां पे सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम वहां पर किया है। कहने का मतलब यह है, संवाद आज की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी ने उस संवाद को आगे बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा की एक विरासत देकर के अल्पायु में धरती माता के प्रति और गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए कैसे संघर्ष किया जाता है, इसकी प्रतीक हैं भगवान बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के प्रति उस कृतज्ञता का भाव को व्यक्त करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज जनजातीय समाज के मन में एक नए विश्वास को बहाल करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। एक तरफ यह अपने उस समाज से
जो मूल समाज है हमारा, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारत की परंपरा और विरासत के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ रह करके काम करता है, और समाज के साथ हमारे संवाद के कार्यक्रम को जोड़ने का एक माध्यम जो है, एक तरफ इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक भाव सरकार की ओर से विनम्र किया गया प्रयास है। दूसरा है कि हमारी जो चुनौती है, याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में, और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें, तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब भी भारतीय समुदाय इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है, आप देखते होंगे एक तबका, हमने एक नियम बनाया, वर्तमान में इस सावन का महीना है, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था।
बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और उस प्रेरणा से हम कुछ सबक सीख सकें। उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ और वहां के जिम्मेदारी शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। अगर हम इससे कुछ सीख सकेंगे तो आपकी चुनौती ये जातीय संघर्ष कराने वाले उन तत्वों से है जो फेक अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि बाकी क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब वो कहीं एक कोने में छुप करके इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं। उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। किसी गांव का कोई 2 लोगों का मामला है तो उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए एक सिस्टम है उसका समाधान करने के लिए। तुम वहां जाकर के जबरदस्ती दरोगा की भूमिका में जाओगे तो पिटोगे, ये जरूर उनको समझाने की आवश्यकता है। जो बीच में आकर के जबरन करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बनाने में भी इससे बड़ी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन आप सबके स्तर पर हो पाएगा। मैं महाविद्यालय परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की इस विरासत को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज देश के अंदर चर्चा का विषय बना है, और 15 नवंबर को हर जनजातीय समुदाय बड़े गौरव के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरव के साथ मनाता है। यह वर्ष 150वां वर्ष भी है उनका, 150वीं जयंती का कार्यक्रम भी है। तो 150वीं जयंती के कार्यक्रम से हम राष्ट्रीय एकता के एक नए संदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से मैं महाविद्यालय परिवार को 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री अशोक भगत जी के कार्यों के प्रति उनका अभिनंदन करते हुए महाविद्यालय परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।